नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में एक अकेले योद्धा की तस्वीर बनती है, हाथ में 2 तलवारें लिए हुए। मियामोतो मुसाशी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी ज़िंदगी, उनकी लड़ाइयों और उनके दर्शन, इन सब पर बात करते हैं। और ये कहानी मतलब कमाल की है। मुसाशी को जापान में केंसेई कहा जाता है। तलवार संत। हाँ, तलवार संत। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जिंदगी में 60 से ज्यादा डुअल लड़े। और एक भी नहीं हारा। एक भी नहीं। लेकिन आज हमारी इस पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो कितने महान लड़ाके थे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी मतलब हिंसा और लड़ाई में गुजारी, वो आत्मा अनुशासन और शांति का इतना गहरा दर्शन कैसे दे पाया। बिल्कुल। ये जो तलवार और कलम का विरोधाभास है ना, यही मुसाशी की कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। और यही सवाल उनकी कहानी का सार है। उनका दर्शन कहीं बाहर से नहीं आया, वो उनकी तलवार की नोक से ही निकला है। अच्छा। बिना उनके युद्ध कौशल को समझे हम उनके दर्शन की गहराई को नहीं पकड़ सकते। तो आज हम सिर्फ उनकी जीतों की गिनती नहीं करेंगे, बल्कि उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उन जीतों को मुमकिन बनाया और जो आज भी हमें रास्ता दिखा सकती है। हाँ, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनकी जिंदगी की परतें खोलते हैं। और पहली ही परत मतलब चौंकाने वाली है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपना पहला ड्यूल जीता सिर्फ 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में। 13 साल, ये तो यकीन करना भी मुश्किल है। उस उम्र में तो ठीक से तलवार उठाना भी एक बड़ी बात होती है। और उन्होंने अरिमा किहे नाम के एक अनुभवी समुराय को हराया था। एक अनुभवी योद्धा को। ये तो असाधारण है। और यही घटना आप देखेंगे उनके पूरे जीवन का एक तरह से पैटर्न सेट कर देती है। इसके बाद उन्होंने एक रोनिन का रास्ता चुना। रोनिन मतलब एक ऐसा समुराय जिसका कोई स्वामी ना हो। बिल्कुल, जो किसी के अधीन ना हो। और ये एक बहुत मुश्किल और अकेला रास्ता था। उन्होंने पूरे जापान की एक योद्धा तीर्थ यात्रा शुरू की, जिसे मुशा शुगियो कहते हैं। इसका मकसद कोई पैसा या शोहरत कमाना नहीं था, बल्कि खुद को चुनौती देना था। वो देश के सबसे माहिर योद्धाओं को ढूंढती थी और उन्हें लड़ाई के लिए ललकारते थे। हाँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी अपनी कला की सीमाएं क्या हैं। यानी सिर्फ छोटे मोटे द्वंद्व नहीं थे। सेकीगाहारा की लड़ाई जिसने जापान का भविष्य तय कर दिया था, उसमें भी वो शामिल थे। हाँ, फिर ओसाका के घेराव में और शिमाबारा विद्रोह में भी उन्होंने हिस्सा लिया। सही कहा। इसका मतलब है कि मुसाशी सिर्फ एक अकेले घूमने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि वो उस दौर की राजनीति और सत्ता के केंद्र में भी अपनी भूमिका निभा रहे थे। बिल्कुल। और जब हम उनकी लड़ाइयों की बात करते हैं तो एक का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। सासाकी कोजीरो। हाँ, 1612 में गेनर्यूजिमा द्वीप पर सासाकी कोजीरो के खिलाफ हुआ डुअल। कोजीरो उस समय के सबसे महान तलवारबाजों में से एक माने जाते थे। पर यहाँ मुसाशी की प्रतिभा दिखती है। वो जानबूझकर लड़ाई के लिए 3 घंटे देर से पहुंचे। 3 घंटे? ये तो विरोधी का अपमान करने जैसा हुआ। बिल्कुल, और यही तो रणनीति थी। जब तक मुसाशी पहुंचे, कोजीरो गुस्से और बेसब्री से अपना आपा खो चुके थे। और फिर मुसाशी खाली हाथ नहीं थे, पर उनके हाथ में कोई शानदार कटाना भी नहीं थी। उन्होंने नाव के चप्पू को तराशकर एक लकड़ी की तलवार बना ली थी। लकड़ी की तलवार से? हाँ, और जब कोजीरो ने अपनी लंबी तलवार निकाली तो मुसाशी ने एक ही वार में उसे हरा दिया। कमाल है। उन्होंने न सिर्फ कोजीरो को शारीरिक रूप से हराया, बल्कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे मानसिक रूप से पछाड़ दिया था। ये बात मतलब जीत सिर्फ ताकत या तकनीक से नहीं, बल्कि दिमागी खेल से हुई। पूरी तरह से। क्या उनके दर्शन में इस तरह की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जिक्र बार बार आता है? हर जगह यही उनके दर्शन का केंद्र है। वो कहते थे कि असली लड़ाई मैदान पर नहीं, बल्कि आपके विरोधी और आपके खुद के दिमाग में लड़ी जाती है। और फिर उनकी जिंदगी का वो आखिरी पड़ाव आता है। हाँ, लड़ाइयाँ, जीत, शोहरत, सब कुछ देखने के बाद वो कुमामोतो की रिगांदो गुफा में एक सन्यासी की तरह रहने चले गए। और वहीं उन्होंने तलवार छोड़कर कलम उठाई, ताकि उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। हाँ, तो एक तरफ उनकी जिंदगी है, लड़ाइयाँ, जीत, और फिर गुफा में एकांत। लेकिन जो चीज उन्हें आज भी जिंदा रखे हुए है, वो है उनकी सोच, जो उन्होंने अपनी किताब गो रिन नो शो यानी द बुक ऑफ 5 रिंग्स में लिखी। हाँ, ऐसा क्या था इस किताब में जो आज भी दुनिया भर के सीईओज, एथलीट्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट इसे पढ़ते हैं? इसकी वजह यह है कि ये किताब तलवारबाजी सिखाने से कहीं ज्यादा है। ये रणनीति की, मनोविज्ञान की, जीवन जीने के तरीके की किताब है। हाँ बिल्कुल।
इसकी शुरुआत होती है उनकी अनोखी तलवारबाजी शैली से, जिसे वो नितेन इच्चीरियो कहती थीं। 2 स्वर्ग एक समान। हाँ, मतलब वो एक साथ लंबी कटाना और छोटी वाकिजाशी दोनों तलवारों का इस्तेमाल करते थे। जो उस समय कोई नहीं करता था। कोई नहीं करता था। और ये सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, मतलब ये एक पूरी सोच थी कि खुद को किसी एक हथियार, एक विचार या एक तरीके तक सीमित मत करो। हमेशा लचीले रहो। बिल्कुल। और यही लचीलापन उनकी रणनीति के 5 तत्वों या 5 रिंग्स में दिखता है। चलिए इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला है पृथ्वी का चक्र। इसका क्या मतलब है? पृथ्वी का मतलब है नींव, फाउंडेशन। मुसाशी कहते थे कि किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव जरूरी है। वैसे ही किसी भी कला में महारत हासिल करने के लिए उसकी बुनियादी बातों पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो ये धैर्य और अनुशासन की बात करता है। हाँ, कि जल्दबाजी में आगे मत बढ़ो, अपनी जमीन को जानो, अपने रास्ते को समझो और अपनी तकनीक को तब तक अभ्यास करो जब तक वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा न बन जाए। ठीक है। दूसरा है जल। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। पानी की तरह बनो। हाँ, क्योंकि पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, वो किसी भी बर्तन में ढल जाता है। सही। वो शांत भी हो सकता है और विनाशकारी भी। मुसाशी का कहना था कि एक रणनीतिकार को पानी की तरह होना चाहिए। परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाओ। बिल्कुल। अगर तुम्हारा विरोधी शांत है तो तुम तूफान बन जाओ, अगर वो आक्रामक है तो तुम शांत हो जाओ। अपनी सोच को कठोर मत बनाओ, उसे बहने दो। और फिर आता है अग्नि का चक्र। ये तो साफ लगता है, आक्रामकता, हमला। हाँ, लेकिन ये सिर्फ अंधाधुंध हमला नहीं है। अग्नि का मतलब है लड़ाई की गर्मी को नियंत्रित करना। अच्छा, नियंत्रित करना। हाँ, पहल करना, अपने विरोधी को अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर करना। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के बारे में है। जैसे आग एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होकर सब कुछ भस्म कर सकती है, वैसे ही एक छोटा सा फायदा उठाकर उसे एक बड़ी जीत में बदलना ही अग्नि की रणनीति है। ठीक है। तो वायु का सिद्धांत, यानी दूसरों की शैलियों को समझना, आज के दौर में इसका क्या मतलब होगा? क्या एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए इसका मतलब है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को गहराई से समझे? बिल्कुल, और सिर्फ प्रोडक्ट को ही नहीं, बल्कि उनके बिजनेस मॉडल, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उनकी कमजोरियों को भी। अच्छा। मुसाशी कहते थे कि सिर्फ अपनी तलवारबाजी में माहिर होना काफी नहीं है, आपको दूसरे स्कूलों की हवाओं को भी समझना होगा। वैसे ही आज की दुनिया में सिर्फ अपना प्रोडक्ट अच्छा बना लेना काफी नहीं है, आपको पूरा मैदान समझना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रतियोगी कैसे सोचते हैं, उनकी ताकत क्या है और वो कहाँ गलती कर सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आखिर में सबसे रहस्यमयी शून्य, द वॉइड। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सब कुछ भूल जाने जैसा है? नहीं, भूल जाना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठ जाना। ऊपर उठ जाना? हाँ, सोचिए, एक महान क्रिकेटर जब शॉट खेलता है तो वो गेंद की गति या अपने हाथ के एंगल के बारे में सोच नहीं रहा होता। सही बात है। सालों के अभ्यास के बाद उसका शरीर और दिमाग एक हो जाते हैं और सही एक्शन अपने आप होता है। अपने आप। वही शून्य की अवस्था है, जहां सोचना खत्म हो जाता है और सिर्फ होना बचता है। ये वो अवस्था है जहां आप डर, शक, अहंकार सबसे परे हो जाते हैं। आप बस सहज रूप से काम करते हैं और वो काम बिल्कुल सही होता है। ये महारत का शिखर है। हाँ, ये बहुत बहुत गहरा है। तो ये पांचों तत्व मिलकर एक पूरी रणनीति बनाते हैं। मजबूत नींव, लचीलापन, दूसरों की समझ, नियंत्रित आक्रामकता और अंत में एक ऐसी अवस्था जहां आप बिना सोचे सही काम करते हैं। कमाल है। और यही वजह है कि ये आज भी इतना प्रासंगिक है। आप इसे किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, व्यापार, खेल, कला, या बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल। अपनी मृत्यु से कुछ ही हफ्ते पहले मुसाशी ने एक और छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली दस्तावेज लिखा था, डोक्कोडो। हाँ, डोक्कोडो यानी अकेले चलने का मार्ग। इसमें सिर्फ 21 सिद्धांत हैं। और ये उनके जीवन के अंतिम समय की मानसिकता को दिखाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में सब कुछ देख लिया है, शोहरत, लड़ाइयाँ, जीत, और अब वो जीवन के बिल्कुल सार की बात कर रहा है। हाँ, इसमें कुछ बातें तो मतलब सीधी दिल पर लगती हैं। जैसे एक सिद्धांत है, हर चीज को वैसे ही स्वीकार करो जैसी वो है। आज की दुनिया में हम हमेशा चीजों को बदलने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। इसका मतलब है वास्तविकता से लड़ना बंद कर देना। ये हार मान लेना नहीं है, बल्कि चीजों को साफ तौर पर देखना है। अच्छा।
जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि स्थिति क्या है, तभी आप उसके बारे में सही फैसला ले सकते हैं। एक और सिद्धांत है, सुख को उसके अपने लिए मत खोजो। ये बहुत जरूरी है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मैं रुक गई। आज की दुनिया में जहां हर चीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए है, हाँ, हर चीज तुरंत चाहिए। ये सिद्धांत कितना काउंटर इंट्यूटिव और कितना जरूरी लगता है। और शायद सबसे जरूरी, कभी भी मार्ग से मत भटको, ये उनके दर्शन का केंद्र लगता है। लेकिन इसके साथ एक और अवधारणा जुड़ी है, फुदोशन। अचल मन। हाँ, इसका क्या मतलब है? क्या अचल मन का मतलब भावनाओं को दबा देना है? क्या इसका मतलब पत्थर बन जाना है? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। फुदोशिन का मतलब है भावनात्मक स्थिरता, एक ऐसा मन जो बाहरी उथल-पुथल से हिलता नहीं है। जैसे तूफान का केंद्र। बिल्कुल सही उदाहरण है। सोचिए एक तूफान के केंद्र के बारे में, जहां सब कुछ शांत होता है जबकि चारों तरफ तबाही मची होती है। अचल मन वही है। आप गुस्सा, डर, खुशी सब महसूस करते हैं, लेकिन वो भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करती। आप उनके बीच में भी शांत और केंद्रित रहते हैं। ये जीवन मृत्यु की स्थिति में भी सही फैसले लेने की क्षमता है। हाँ, और ये सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं था। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो सुलेख, चित्रकला और वास्तुकला में भी माहिर थे। ये थोड़ा अजीब लगता है, एक योद्धा और एक कलाकार एक ही व्यक्ति में। यहीं पर तो उनकी प्रतिभा दिखती है। उनके लिए अलग अलग चीजें नहीं थी। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, यदि आप मार्ग को व्यापक रूप से जानते हैं तो आप उसे हर चीज में देखेंगे। वाह। उनके लिए महारत का मतलब सिर्फ तलवार चलाना नहीं था, बल्कि हर काम को उसी अनुशासन, ध्यान और कलात्मकता से करना था। हाँ, चाहे वो स्याही से चित्र बनाना हो या तलवार से वार करना हो। अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स वही थे, फोकस, संतुलन और प्रवाह। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? मियामोतो मुसाशी सिर्फ जापान के इतिहास के एक महान योद्धा नहीं थे। वो एक गहरे विचारक भी थे। हाँ, एक गहरे विचारक, जिनकी तलवार के लिए बनाई गई रणनीतियों को जिंदगी की रणनीतियों के रूप में भी देखा जा सकता है। संक्षेप में कहूँ तो कुछ बातें जो हमेशा याद रखी जा सकती हैं। एक रोनिन की यात्रा जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी अकेले चलकर ही अपना रास्ता बनता है। 5 तत्वों का लचीलापन जो हमें हर परिस्थिति के अनुकूल ढलना सिखाता है। और अचल मन। हाँ, और अचल मन का आंतरिक अनुशासन जो बाहरी दुनिया के शोर में भी हमें शांत और केंद्रित रखता है। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो सदियों बाद भी उतने ही शक्तिशाली हैं। अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मुसाशी ने कहा था, कभी भी मार्ग से मत भटको। आज की दुनिया में जहां हमें हर तरफ से मल्टीटास्किंग करने और कई साइड हसल्स रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्या मुसाशी का किसी एक मार्ग पर पूरी तरह समर्पित हो जाने का विचार पुराना हो चुका है? या फिर आज के इस ध्यान भटकाने वाले दौर में इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है? इस पर जरूर सोचिएगा।